नमस्कार। डीबी लाइव पॉडकास्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो देश के जाने माने पत्रकार और लेखक उर्मिलेश जी हैं, जिनको आप चेहरे से तो जानते ही होंगे। उनके पॉडकास्ट और उनके कार्यक्रम भी आपने लगातार देखे होंगे। राज्यसभा टीवी के वो फाउंडर मेंबर्स में से रहे हैं, वो संस्थापक संपादक थे। उर्मिलेश जी नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबारों में लंबे समय तक काम किया और लगभग 10 किताबें उर्मिलेश जी की आ चुकी हैं इस बीच। और देश की जो राजनीति है और ओवरऑल जो पूरा सिस्टम हमारा चलता है उस पर उर्मिलेश जी बहुत अपनी तीखी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर से पत्रकारिता जगत के बारे में आपने उनके तमाम कार्यक्रम देखे होंगे। उर्मिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र मौजूद हैं। हम दोनों बात करेंगे उर्मिलेश जी से और उर्मिलेश जी से जानेंगे कि क्या इस वक्त देश की स्थिति है और वो कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं और उनके जीवन में अभी तक जो उतार चढ़ाव रहे इस बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। तो उर्मिलेश जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और शुरुआत हम आपके छात्र जीवन से करना चाहेंगे। वहाँ से आप शुरू कीजिए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका जो रुझान है वो कैसे हुआ। पहले तो शुक्रिया आप दोनों का और आपके इस संस्थान का शुक्रिया कि आपने हमें आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। देखिए, जो छात्र जीवन से जो आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं बताऊं कि मैं जिस परिवार से आता हूं उस परिवार में मेरे बड़े भाई जो थे वो उस परिवार के पहले साक्षर व्यक्ति थे और पहले शिक्षित भी, साक्षर भी और शिक्षित भी। इसके पहले मेरे खानदान में, घर नहीं खानदान में, कोई भी न तो साक्षर था और न कोई शिक्षित था। और पहला जो साक्षर व्यक्ति मेरे घर का था, यानी मेरे बड़े भाई, वो न केवल शिक्षित हुए बल्कि एमए एमएड किया और रिसर्च भी वो कर रहे थे, पीएचडी। उसी समय उनकी नौकरी लग गई और उन्होंने न जाने कितनी नौकरियां की यहाँ तक पहुँचने के लिए। इंटरमीडिएट के बाद ही उन्होंने नौकरी शुरू कर दी और फिर संघर्ष करते हुए उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पिता बहुत छोटे किसान थे, लगभग सीमांत किसान जिसको आप कहते हैं, तो ऐसे परिवार से मैं आया। बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर सकते कि इलाका कौन सा था। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट। या सो बहुत उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन हम लोग बहुत छोटे किसान थे। और चूँकि मेरे पिताजी अकेली संतान थे अपने पिता के, तो विभाजन जब परिवार का हुआ तो उनको बहुत कम ज़मीन मिली, जबकि थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे, तो वो कहानी अलग है। तो इसलिए बहुत ही मुश्किलात में मेरा परिवार आगे बढ़ा। लेकिन मेरे पिता को, चूँकि उनके पिता बहुत पहले उनका निधन हो चुका था और उनका सपना पढ़ने का था, पढ़ाई के प्रति बहुत उनकी लालसा थी, तो जो उनके साथ नहीं हो सका वो चाहते थे कि उनके बच्चे करें। और उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाने की ठान ली थी। तो उन्होंने बड़े भाई को पढ़ाते समय अपना 1 बीघा खेत बेच दिया, जो बहुत उपजाऊ ज़मीन वाला था, बचा 2 बीघा। और इस तरह से 2 बीघे की ज़मीन में उन्होंने पालन पोषण किया हम लोगों का। और बड़े भाई हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो जब वो पढ़ लिख कर हर क्लास वो भी अच्छा नंबर पाते थे, तो मैं भैया के साथ रहकर पढ़ा अलग अलग शहरों में। और इस तरह से मेरी पढ़ाई, प्राइमरी स्कूल तक मैं गांव में पढ़ा। इसके बाद भाई साहब के साथ पढ़ा। फिर मैं इंटरमीडिएट हाई स्कूल हॉस्टल में रहकर पढ़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास था और ज़िले में मैं एक बार टॉप भी किया था मिडिल स्कूल में, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। उन दिनों एक स्कॉलरशिप वहाँ मिलती थी, पता नहीं अब उत्तर प्रदेश में वो है कि नहीं। तो इस तरह से मेरा जीवन बीता। फिर मैं पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि हुई और जब मैं इंटरमीडिएट करके यूनिवर्सिटी लाइफ में गया तो मेरे भाई साहब का मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। और अगर डॉक्टर नहीं बना, मैं छोड़ दिया बीएससी बायोलॉजी करना, तो उनकी इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं। तो इसलिए उन्होंने इलाहाबाद भेजा, बीएचयू से हटाकर। बीएचयू में एडमिशन मेरा हुआ था पहले, फिर मैं इलाहाबाद में एडमिशन लिया, क्योंकि फॉर्म दोनों का भरा था। तो मैंने ये भी तय कर लिया कि आईएएस नहीं बनना है, क्योंकि उस समय तक मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझने लगा था, सिस्टम के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में। एंड आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर एनी सिविल सर्विसेज। तो भाई साहब को ये पता जब चला तो बड़े निराश हुए, क्योंकि वो तब तक लेक्चरर बन चुके थे और बीएचयू में लेक्चरर थे कुछ समय तक। तो फिर मैं
हिंदी में एमए करने लगा, जबकि मैं हिस्ट्री का आदमी था, सो दैट कि भाई साहब मुझे कह ना सकें कि तुम आईएएस में बैठो, क्योंकि उन दिनों हिंदी वाले आईएएस में नहीं आ पाते थे। तो उनको बताए बगैर मैंने छोड़ दिया और मैं हिंदी का एमए भरा और हो गया। फिर उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। तो फिर कंपटीशन, एक ही सीट थी पीएचडी के लिए इलाहाबाद में। देन आई ट्राइड फॉर जेएनयू, तो आई गॉट यहाँ पे फेलोशिप मिल गई पीएचडी के लिए, एमफिल पीएचडी के लिए, और यहाँ आया। तो फिर बाद में नौकरी नहीं मिली कहीं, लेक्चरशिप जिसके लिए मैं पढ़ रहा था, कि मेरा सपना था कि टीचर बन जाऊंगा तो सामाजिक काम भी करता रहूँगा समाज के लिए, लिखने पढ़ने का, और एक्टिव लाइफ भी रहेगी सोशल इंटेलेक्चुअल एक्शन की, और साथ में अध्यापन करूंगा। तो वो कहीं नहीं मिलने दी गई या कहीं नहीं मिली। तब मैं मजबूरी में पत्रकार बना। पत्रकारिता मेरा कभी भी सपना नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। लेकिन जहां आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, वो शुरू से एक राजनीति वहां की बहुत चर्चित रही है, छात्र राजनीति। और समीर आत्मज जी भी इलाहाबाद से आते हैं और इन्होंने भी वहाँ से पढ़ाई की है, अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि वहाँ की छात्र राजनीति कितनी पूरे देश में एक राजनीतिक दिशा बदलने का काम करती रही है। ऐसे दौर में जब आप इलाहाबाद में थे और बाद में जेएनयू भी आए, जेएनयू को भी उसी नज़रिए से देखा जाता है, ख़ास तौर से वैचारिक समृद्ध जो छात्र होते हैं वैचारिक रूप से बेहद समृद्ध हो जाते हैं, पढ़े लिखे, और उनका एक चिंतन, एक ख़ास किस्म का जो धारा होती है वहाँ वो तो वहाँ से आपका रुझान, पढ़ाई लिखाई तो चलिए एक करियर का सवाल होता है, लेकिन जब आप पत्रकारिता की तरफ आए तो जो वैचारिक रुझान था वो क्या था? कि आपने देश को बहुत नज़दीक से देखा, समझा, फिर लगा कि नहीं हमें ज़मीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, या पत्रकारिता का क्या ऐसा दौर था जो आपने वहाँ से? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि पत्रकार बनने का मैंने कभी सपना नहीं देखा था, क्योंकि मैंने उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई थी, कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन मैं मजबूरी बस आया, क्योंकि मुझे लगा कि इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो आईएएस नहीं बनता वो पत्रकार बन जाता है। तो मेरे लिए दूसरा था कि लेक्चरशिप नहीं पाई कहीं यूनिवर्सिटी में, और मैं यूनिवर्सिटी में चाहता था, अच्छे कॉलेजों में भी नहीं मिली, और जितनी जगह मैं करता था कहीं नहीं होता था, जबकि मैं टॉपर था अपने बैच का। इवन जेएनयू में टॉपर था मैं, 1978 बैच का एमफिल पीएचडी ऑल इंडिया टेस्ट का टॉपर था, लेकिन तब भी मुझे नहीं मिलने दी गई। एनीवे, तो उसका मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो मैं जब देखा कि ये एक चीज़ है जहाँ मैं रहकर कुछ कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे याद है कि जब मैं बीए पार्ट 1 में पढ़ता था तो दिनमान में रघुवीर सहाय संपादक थे जी। और इन दिनों विवेकानंद पर एक पुनर्मूल्यांकन एक सीरीज चल रही थी, प्रभा दीक्षित ने शुरू की थी उसे, और मैं उन्हीं दिनों विवेकानंद को पढ़ा था। मैं तमाम लोगों को पढ़ता रहता था, तो विवेकानंद को भी पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत विवेकानंद को समझने लगा था, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। तो मैंने उसमें इंटरवीन किया, और मत और सम्मत के लिए मैंने अपना एक 2-3 पेज का लिखा हुआ भेज दिया दिनमान को, रघुवीर सहाय जी के नाम पर, और ये जानकर कि शायद न छपे, क्योंकि मत सम्मत में भी छपना बहुत कठिन था। वो संपादक के नाम पत्र जैसा होता था। लेकिन मैंने क्या देखा कि वो मुख्य लेख के रूप में छप गया। यानी जो सीरीज जो चल रही थी डिबेट की, उस डिबेट में मुझे एक पार्टिसिपेंट के तौर पे छाप दिया उन्होंने, और मेरा नाम, मेरा बीए पार्ट 1 छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो मतलब मैं रातों रात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाने लगा, क्योंकि दिनमान में उस समय छपना, तो वहाँ के प्रोफेसर टीचर भी सोचते थे कि वो दिनमान में छप जाए। तो मेरे को सब लोग पूछने लगे, अरे उर्मिलेश कौन है क्लास में। तो मतलब ये हाल था उस समय दिनमान का। फिर मैं धर्मयुग में भी सोचता था कि वहाँ छपूँ, बाद के दिनों में धर्मयुग में भी छपा, बाद के दिनों में थोड़ा। और उन्हीं दिनों इलाहाबाद से एक अमृत प्रभात नाम का अखबार निकलता था। उसमें हमारे एक मित्र थे, मित्र मतलब हमारे सीनियर, लेकिन हम जैसे लाइक माइंडेड, मंगलेश डबराल, वहाँ पे वो आए फीचर एडिटर बनकर। आई थिंक चीफ सब थे और फीचर देखते थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमृत प्रभात में थे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम युवा मंच लिखो, युवाओं के लिए कुछ लिखो। तो मैं लिखने लगा। तो भले ही मैं जर्नलिस्ट नहीं था या जर्नलिस्ट बनने की बात सोचता नहीं था, हमेशा लेक्चरशिप सोचता था, लेकिन मेरे अंदर स्किल जो है वो थी, या धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी। तो जब सब नहीं मिला लेक्चरशिप वाला मामला, तो मैं फट से
आई मीन जर्नलिज्म शुरू मैंने कर दिया बगैर किसी ट्रेनिंग के। तो सर ये अच्छा आपने बताया कि अब आना नहीं चाहते थे लेकिन रास्ते जी हाँ। कुछ उधर ही बन रहे थे। जी हाँ। एक अभी जैसे आप दिनमान धर्मयुग इन सब की चर्चा कर रहे हैं, आज के लोगों को, बहुत से लोगों को हो सकता है पता भी ना हो, लेकिन बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाएं, पत्रिकाएं थी उस समय की। एक आज के समय की पत्रकारिता, आप जैसे इस तरह से आप ग्रेजुएशन में आपने भेज दिया, कोई आपको नहीं जान रहा है, उसने केवल आप देखा कि लिखा क्या है उसके आधार पर छाप दिया। ये आज की स्थिति में अगर आप तुलना करें तो क्या आज भी इस तरह से संभव है कि कोई संपादक किसी को नहीं जान रहा है, एक प्रतिष्ठित मैगजीन में या अखबार में वो भेज देता है कोई छात्र, कोई व्यक्ति, और उसका ऐसे छप जाता है? मेरे कहने का मतलब कि दोनों समय की स्थितियों की अगर तुलना करें तो कैसा पाते क्या है? क्योंकि अभी भी बिल्कुल बहुत सक्रिय हैं आप, सारी चीज़ें लिखना पढ़ना। देखिए, मैं मानता हूं कि इंडियन जर्नलिज्म का कोई स्वर्ण युग कभी नहीं था जी, गोल्डन पीरियड, नेवर। लेकिन जर्नलिज्म इतनी बुरी स्थिति में कभी नहीं था, ये भी मैं कह सकता हूं, जो आज है। मैं क्यों कह रहा हूं कि स्वर्ण युग कभी नहीं था? बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक जमाना था जब महान पत्रकारिता होती थी। देखिए, मीडिया या पत्रकारिता जिसको हम अपने जमाने में कहते थे प्रेस, उसमें फ्रीडम जो है या बेहतर पत्रकारिता तभी संभव होती है जब आप जिस समाज में जी रहे हैं वहां डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट हो। जहां वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर वाइब्रेंट मीडिया का भी होना, प्रेस फ्रीडम का भी होना नामुमकिन सा है, बहुत मुश्किल है। या जहां फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा हो, लिबरेशन मूवमेंट चल रहा हो, फिर वहां हो सकता है कि एक दायरे में अच्छा जर्नलिज्म किया जाए। ऐसा हुआ है बहुत जगह, जैसे लैटिन अमेरिका में, इंडिया में भी हुआ है, जो कुछ शुरुआती दौर की पत्रकारिता स्वाधीनता आंदोलन की है, जी, बहुत अच्छी पत्रकारिता रही है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, हमारे हिंदी क्षेत्र में जैसे हमारे हिंदी क्षेत्र में देख लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, कानपुर जैसी जगह पे रखकर उन्होंने जो जर्नलिज्म किया और देश विदेश के मामलों में जिस तरह से लिखवाया, और ग्रेट उस समय के जो एक्टिविस्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको कॉलमनिस्ट बनाया। यहाँ तक कि भगत सिंह भी उनके कॉलमनिस्ट थे जो नाम बदल कर लिखते थे। तो खैर ये तो उदाहरण मैंने दिया, लेकिन मैं जो बात ये कहना चाहता था कि अच्छी पत्रकारिता के लिए अच्छा समाज भी जरूरी है, अच्छा तंत्र भी जरूरी है। तो हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो अपेक्षाकृत बेहतर था। अब जैसे रघुवीर सहाय जैसे लोगों का आना, धर्मवीर भारती का आना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आना, तो ये अच्छे संपादक थे, अच्छे पत्रकार थे, अच्छे विचार रखने वाले लोग थे। आप उनके फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सवाल नहीं उठा सकते, हम भी उठाते थे, लेकिन आज जैसी स्थिति नहीं थी जो आप देख रहे हैं। लघुमानवों का पूरा दौर है पत्रकारिता में, या जिस तरह की चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, जिस तरह के एंकर्स हैं, जिस तरह का उनका पूरा तंत्र है, पूरी तरह सरकार के लिए बिछा हुआ, तो वो तो नहीं थी। आप देखिए, इमरजेंसी आई, लेकिन इमरजेंसी में भी पत्रकारों ने अपने पेज ब्लैक करने शुरू कर दिए कई जगह। लोग समझते हैं कि इमरजेंसी का पत्रकारों ने विरोध नहीं किया था, ये गलत बात है। 100 से ज़्यादा पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जुटे थे इमरजेंसी के दिन जी, जब डिक्लेयर की गई थी। कुलदीप नैयर ने आमंत्रण दिया था और सबको बुलाया था। स्वयं कुलदीप नैयर ने मेरे शो में ये बात बताई जब मैं राज्यसभा टीवी में मीडिया मंथन करता था, और मुझसे बातचीत भी उनकी होती रहती थी, तब भी उन्होंने बताया कि जानते हो उर्मिलेश, इतने लोग आए थे, इतने लोगों ने साइन किया, और हम लोगों ने पिटीशन दिया विद्याचरण शुक्ल को, फिर राष्ट्रपति को, कहाँ दिया उन लोगों ने। तो वो दौर था। आज की स्थिति यह है कि एक बहुत बड़ी धारा है, एक बड़ा खेमा है कि वो जर्नलिज्म में ये भी नहीं सोचता कि जर्नलिज्म करने नहीं दिया जा रहा है, और वो मानता है कि वो जर्नलिस्ट है। आप तो उर्मिलेश जी, आप लंबे समय तक बिहार में रहे, नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ कर के आपने लंबा समय बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा, समझा, वहाँ के पत्रकारिता को भी देखा। वहाँ भी मुझे याद है कि पत्रकारों पे बहुत सारे आरोप लगते रहे थे तब भी, कि वहाँ की जो सरकार थी, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, चाहे जिसकी भी हो, उन्होंने पत्रकारों को अपने पक्ष में खड़ा करने की बहुत कोशिश की, और हुए भी बहुत सारे पत्रकार, मैं भी जानता हूँ निजी तौर पर। तो उस दौर में आपने भी वो दौर देखा है, तो क्या तब वो स्थिति थी जो अब है,
नो नो नॉट एट ऑल। आई मीन देखिए, बिहार के बारे में कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा राज्य है, करप्शन बहुत ज़्यादा रहा है या है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मैं बिहार का नहीं हूं। उत्तर प्रदेश पैदाइश है, पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश की है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले या मध्य प्रदेश के मुकाबले या और हिंदी भाषी क्षेत्रों के मुकाबले बिहार की पत्रकारिता हमेशा बेहतर रही है जी। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जो पत्रकारिता रही है वो बेहतर पत्रकारिता रही है दूसरे कई स्टेट से। हर स्टेट में अच्छे पत्रकार होते हैं, लेकिन मैं पूरी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी मुश्किलात के बाद भी जर्नलिस्ट जो वहाँ के थे उन्होंने अच्छे काम किए हैं और अच्छे अखबार भी निकले हैं कई, ऐसा नहीं है। तो सत्ताधारी जो थे वहाँ के, वो कई बार कोशिशें उन्होंने की कि पत्रकारों को दबाया जाए। कई बिल आए, जैसे जगन्नाथ मिश्रा के समय प्रेस बिल आया था, उसका बहुत ही विरोध हुआ, विड्रॉ करना पड़ा। जहाँ तक लालू प्रसाद का सवाल है या कर्पूरी ठाकुर इस धारा के लोगों का सवाल है, इनके दौरान कोई पत्रकारों को वो करने का, दबाव डालने का या उनको वो करने का ऐसा कोई कानून नहीं आया, कोई बिल नहीं आया। और आम तौर पे पत्रकारिता जो है काफ़ी क्रिटिकल रहती थी इन लोगों के खिलाफ, आई मीन सरकारों के खिलाफ बहुत क्रिटिकल रहती थी। उतनी क्रिटिकल तो यूपी या मध्य प्रदेश या राजस्थान में आप सोच नहीं सकते हैं। और अखबार पर भी दबाव पड़ता था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अखबार कुल मिलाकर ठीक ठाक काम करते थे। लेकिन दौर वहाँ का भी बदला है, सुना है लोग बताते हैं। तो ये मेरे लिए बिहार में जब मैं गया तो इमरजेंसी के बाद का वो दौर था, और भारत में बेहतर पत्रकारिता हाल के वर्षों में जो हुई है, थोड़ी सी रिलेटिवली बेहतर, वो मैं मानता हूँ इमरजेंसी और उसके बाद का दौर, इमरजेंसी के बाद का दौर, क्योंकि फ्रीडम लोगों को मिली, लोगों ने फ्रीडम को एंजॉय करना शुरू किया। और सच पूछिए तो भारत में जब कभी बेहतर डेमोक्रेसी रही है हाल के वर्षों में, मेरे देखे हुए दौर में, मैं शुरू के नेहरू के दौर को नहीं जानता क्योंकि देखा नहीं, लेकिन बाद के दिनों में जब जब खिचड़ी सरकार बनी है, जिसको पत्रकार या मीडिया के लोग कहते हैं खिचड़ी सरकार, जब कभी अलायंस की सरकार बनी है केंद्र में या राज्य में भी कई बार, तो बेहतर डेमोक्रेसी प्रिवेल की है, रिलेटिवली बेहतर स्ट्रक्चर रहा है, फंक्शनल। हाँ, तो वो दौर था जब, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जब इमरजेंसी के बाद एक देश में सरकार इस तरह की बनी थी, सब मिलजुल कर सरकार बनाए थे, तो दैट वाज ए मोर डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। और पत्रकारिता इसीलिए चमकी। आप देख लिए रविवार, संडे, टेलीग्राफ, बाद के दिनों में इवन इंडियन एक्सप्रेस का जो एक पूरे देश में वो हुआ, ठीक है इमरजेंसी से शुरू हुआ वो, इवन जनसत्ता जो जैसा अखबार निकला, कम सर्कुलेशन के बाद भी इतना नाम कमाया, नई दुनिया, बहुत सारे मध्य प्रदेश का। तो ये वो दौर था जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। आज तो आप देख रहे हैं कितना तंत्र मजबूत है, सरकार मेजॉरिटी। आज तो सर ये है कि पत्रकारिता की परिभाषा ही बदल दी गई है। बिल्कुल। आपके समय के भी बहुत से पत्रकारों को, आपसे भी वरिष्ठ पत्रकारों को कई बार ये सोशल मीडिया पे लिखते देखते हैं, या उससे ये समझ में आता है कि सरकार के साथ चलना पत्रकारिता है। बिल्कुल। और जो हम लोगों ने पढ़ा सीखा समझा है वो ये था कि भाई सरकार जो कुछ कर रही है तो उसको आईना दिखाना, उसका विरोध करना। तो क्या ये जो सरकार के साथ या सरकार से सहमत होकर लिखना पढ़ना, ये तब पत्रकारिता नहीं थी? आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जब सिस्टम रिलेटिवली बेहतर होता है, जब सांस लेने की आज़ादी थोड़ी होती है, लिखने पढ़ने की आज़ादी होती है, तो जिनके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं, चाहे वो धर्म की, जाति की, कम्युनलिज्म की या संकीर्ण सोच की, वो भी थोड़ा बेहतर पेश आते हैं। यानी सोशल एग्जिस्टेंस जब बेहतर होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसकी चेतना भी थोड़ी सी समुन्नत हो जाती है। मुझे लगता है जो आपने सवाल पूछा कि आज बहुत सारे आपके सीनियर भी या हमारे कंटेम्प्रेरीज भी अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं जो अपने दौर में नहीं लिखते थे जब वो यंग थे। बहुत क्रिटिकल होते थे व्यवस्था के, आज वो इसी व्यवस्था के भक्त बने हुए हैं, सरकार के, और इस तरह से लिखते हैं जैसे कि किसी सत्ताधारी दल के एक्टिविस्ट की तरह लिखते हैं। अब उदाहरण मैं नाम नहीं देना चाहता, नहीं, नाम किसी का नहीं, इस बिंदु का उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस मुद्दे पर। अभी जैसे सीज फायर है, हमने तमाम पत्रकारों को देखा जो कि बड़े नाम है, नाम किसी का क्यों लिया जाए,
वो ये बताना चाहते हैं, एक तो आर्टिकल एक प्रतिष्ठित अखबार में हमने पढ़ा जो ये बताना चाह रहे हैं कि नुकसान क्या हुआ ये पूछने की क्या ज़रूरत है, कितना महत्वपूर्ण काम हमने कर दिया है वो बताने की ज़रूरत है। जबकि जिस दौर की पत्रकारिता के बारे में हम जानते हैं या जो सीखा है वो ये है कि ये तो बताने के लिए सरकार है ही, और उससे जो खामियां हैं वो पूछने के लिए तो पत्रकारिता होती है। Exactly. ताकि लोगों को वो भी दूसरा पक्ष भी दिखाई पड़े। तो वो इस तरह की ये जो लोगों के विचारों मतलब में PR बदलाव जो है, है। सरकार हाँ, का बिल्कुल PR सीधा कर रहा है, सीधा सीधा PR करता है। जबकि वही लोग एंजॉय करते थे फ्रीडम को एक जमाने में, सरकार की आलोचना करने की, प्रशासन में गड़बड़ी को जनता के सामने रखने की। तो उनकी चेतना बदल गई है, उनका 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 मिजाज बदल गया है, उनका तेवर बदल गया है। अब इसलिए बदला है कि आज सोशल एग्जिस्टेंस बदल गया है। आज का जो तंत्र है टॉलरेंट नहीं है, बिल्कुल इनटॉलरेंट है। आज के चीफ मिनिस्टर्स, आज के मंत्री, आज के प्रधानमंत्री, आज का पूरा जो एक सिस्टम अपना है वो डिफरेंट है उस दौर के सिस्टम से। मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं बिहार में नवभारत टाइम्स के लिए काम करता था, और उस दौर में धनबाद एक जगह है जो अब झारखंड में चला गया, उस समय बिहार का पार्ट था। संयोगवश उस दौर में मुझे बिहार वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का अध्यक्ष चुन लिया गया था, और मैं चाहता नहीं था कि मैं ये करूं, लेकिन मुझे चुन लिया गया, और मैं शायद दूसरा नॉन बिहारी था जो बिहार वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया, सेकंड। इसके पहले कोई केरल के सज्जन चुने गए थे। तो वो उस दौर में बिहार में वही सबसे बड़ा संगठन था, उसमें स्प्लिट नहीं हुआ था, उस वक्त सबसे बड़ा एक अकेला संगठन था। तो बहुत उसकी वो थी, साख थी। तो धनबाद में जब ये सब हुआ, पत्रकारों के साथ उत्पीड़न, अशोक वर्मा नाम के एक पत्रकार थे, और भी कई, सलमान रावी थे, ये आपके BBC में अभी हैं, बहुत सारे पत्रकारों के साथ बदसलूकी की थी वहाँ के प्रशासन ने। हम वहाँ गए अपने एक और पत्रकार साथी के साथ, और हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की ये शरारत है, हमारे पत्रकारों की कोई इसमें गलती नहीं है। तो हम लोगों ने रिपोर्ट दी सरकार के समक्ष कि ऐसी ऐसी बात है। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब हम लोगों ने कॉल दिया धनबाद बंद का, और धनबाद बंद का पत्रकार यूनियन कॉल दे रही है, ये असंभव सी बात लगती है, लेकिन पूरा धनबाद बंद हो गया। इतना जोश था सरकार। लेकिन देखिए उस वक्त कितना असर होता था। एग्जैक्टली। और आपको आश्चर्य होगा कि जब पता ये चला चीफ मिनिस्टर को, उस समय सत्येंद्र नारायण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और बहुत रईस खानदान के थे, और उनके पिताजी स्वाधीनता सेनानी थे, कैबिनेट मंत्री रहे हमेशा, और उन जैसा व्यक्ति हमको बुला करके डेलीगेशन हमसे मिलता है, और वो स्वयं झुककर कहते हैं कि आप बताइए हम क्या करें। और उन्होंने सरवर अली साहब जो जस्टिस थे, रिटायर्ड जस्टिस, उनकी अगुवाई में कमीशन बनाया हम लोगों की मांग पर उस पूरे मामले के जांच पड़ताल के लिए। अब वो बाद में क्या हुआ अलग कहानी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर पत्रकारों से इस तरह से, अच्छा वो बड़ा चकित थे कि उर्मिलेश तो कभी हमारे यहाँ आए ही नहीं, कभी आते ही नहीं हैं, और ये इस तरह से कर रहे हैं, बताइए हमसे क्या नाराज़गी आपकी है। मैंने कहा सर कोई नाराज़गी नहीं है, ये हम पत्रकारों के लिए कह रहे हैं। तो ये हाल था उस समय, और आज का हाल तो आप देख ही रहे कि एक आप कुछ बोल देंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। इसके लिए क्या जिम्मेदार है ये, मतलब किस वजह से है? सरकार का दबाव है या पत्रकारों ने खुद ही अपने नेचर को, अपनी जो नहीं, उसको बदल दिया है? सिर्फ पत्रकारों का ये मामला नहीं है। जब सिस्टम आपका एक रिप्रेसिव हो जाएगा, जब वो जवाबदेह नहीं होगा, जब वो डेमोक्रेसी में यकीन करना बंद कर देगा, और जब आपके मालिक जो हैं वो किसी भी तरह की डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करेंगे। देखिए आज क्या हुआ है, उस समय मालिक भी अलग अलग ढंग का सोचते थे, और वो फ्रीडम उनको मिल रही थी सिस्टम से कि आप अलग अलग सोच सकते हैं जी। आज की स्थिति यह है कि किसी मालिक को फ्रीडम नहीं मिल रही है कि वो अलग सोचता भी अगर होगा तो नहीं सोचेगा, कम से कम बोलता नजर नहीं आएगा, लिखता नजर नहीं आएगा, अपने पत्रकारों को लिखने की आज़ादी देता नजर नहीं आएगा। अगर आप सिस्टम से अलग सोचते हैं तो, या सिस्टम चलाने वालों से अलग है तो जो पूरी मीडिया में एक रूपता पैदा कर दी गई है, उसको एक रूपता से भी बेहतर शब्द कोई है हिंदी का, यानी एक ढंग से सोचने का, डाइवर्सिटी को बिल्कुल खत्म कर देना जी। तो वो चीज उस समय नहीं थी। आप कांग्रेस को, हम लोग कांग्रेस के बड़े क्रिटिक थे, आपको यकीन सही बताऊं, हम एक जर्नलिस्ट के तौर पे कांग्रेस की सरकार, क्योंकि कांग्रेस ही उस समय सरकार में थी, तो कांग्रेस सिस्टम के हम बड़े खिलाफ थे। तो हमको कहते भी थे लोग कि उर्मिलेश जी एंटी कांग्रेस को जर्नलिस्ट। और फिर
लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस जो उस समय थी उसने कम से कम एक न्यूनतम जो डाइवर्सिटी है या एक सांस लेने की जो आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, बोलने की, लिखने की आज़ादी है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, इस पर अंकुश तो इतना नहीं लगाया था जो ऐसे आज लगाया। आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी में लगाया, लेकिन इमरजेंसी कितने दिन रही और कैसे फिर इंदिरा गांधी ने अपने को बदला जी। इलेक्शन तो कराया ना। और इसके अलावा उस समय भी लोग लिखते ही थे। इमरजेंसी में जो राइवल पॉलिटिशियंस थे उन पर कहर बरपा, ये बात सही है, और नसबंदी के दौरान आम लोगों पर भी। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए गिरफ्तारियां बहुत बड़े पैमाने पर आम लोगों की वो नहीं हुई थी, पॉलिटिशियंस की हुई थी। लेकिन आज तो आम लोग भी गिरफ्तारी हो रही है कितनी सारी। आप देखिए उमर खालिद से लेकर और तमाम लोगों का नाम मैं ले सकता हूं जी। जबकि आज कहीं से भी इमरजेंसी घोषित तौर पर तो कुछ है भी नहीं। बावजूद इसके लगता है कि हर कदम पे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी डर और आशंका के शिकार हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो ये जो राजनीति है आज के दौर की, पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से दक्षिण पंथ का उभार आया, और लगभग हर आदमी की एक मानसिकता बदल गई, भाई भाई में डिफरेंस पैदा हो गया, रिश्ते बदल गए, टूट गए, और जो एक कट्टरवाद का जो एक नशा हर तरफ नज़र आ रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो राजनीतिक एक आंदोलन की जो दिशा होती थी किसी ज़माने में, वामपंथ कह लीजिए या फिर जन आंदोलनों की एक उस समय कहीं ना कहीं एक उसकी ताकत तो होती थी, आज क्यों नहीं वो बन पा रही है, क्या जबकि इतना असंतोष है लोगों के अंदर? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि हर कालखंड की अपनी अपनी विशेषताएं कुछ होती हैं। तो जो आप स्वयं बता रहे हैं कि एक राइट विंग, मैं उसको दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि एक संकीर्णतावादी जो मिजाज के लोग हैं वो लोग आज सत्ता में हैं, जो भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो बहुत सारी स्ट्रीम्स थीं, अलग अलग धाराएं थीं। लड़ाई तो एक थी आज़ाद भारत करने की, भारत को, लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू के नेतृत्व में एक लड़ाई थी, और बहुत बड़ी वो लड़ाई थी। सबसे बड़ी मुख्य धारा थी कांग्रेस पार्टी आंदोलन की। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग मिजाज के लोग उसमें थे। एक ज़माने में सोशलिस्ट उसमें थे, एक ज़माने में कम्युनिस्ट उसमें थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में। आप EMS नंबूदरी-पाल जैसा नेता भी कांग्रेस में था, और बाद में देखिए आपकी सोशलिस्ट भी उसमें अलग से अलग चले गए। फिर कम्युनिस्टों ने भी अलग पार्टी बना ली। डॉक्टर BR अम्बेडकर कभी कांग्रेस में नहीं आए, लेकिन सरकार में तो वो थे जब सरकार नहीं बनी। तो मेरा कहने का मतलब कि अलग अलग धारा के लोग इस आज़ाद भारत के लिए लड़ रहे थे, और उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, लेकिन एक मुद्दे पर वे एक थे, और वो क्या था कि भारत जहाँ है उससे उसको आगे ले जाना है। आगे मतलब फ्यूचर की तरफ, यानी उसको एडवांस स्टेज में ले जाना है। हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, रिपब्लिक को मजबूत करें, और लोगों का हाल ठीक करें, उनका सोच जो है उसका स्तर ऊपर बढ़ाएं, जात पात की जो संकीर्णता है उनको तोड़ें, शादी ब्याह के जो संबंध हैं उनमें बदलाव आए। बहुत सारी चीज़ें, हिंदू कोड बिल को लेकर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी कांग्रेस के अंदर, अम्बेडकर के बीच में, वो क्या थी? यही था कि हमें एडवांस सोसाइटी ले जाना है। आज जो सत्ता में लोग आए हैं वो कह रहे हैं नहीं, हम तो पीछे ले जाना चाहते हैं। वरना सिंदूर जैसा सिंबॉलिक एक सिंबल जो यूज़ किया गया है हाल के दिनों में, वो बोले कि हम सिंदूर घर घर ले जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये क्यों किया गया है? ठीक है, वो कह रहे हैं आज कि हम ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अखबारों में जब छपा 2 दिन तक किसी ने खंडन नहीं किया, किसी ने खंडन नहीं किया, और बाद में लोग कहने लगे। अभी मैंने देखा कि नहीं, गुजरात में तो कोई कार्यक्रम भी चल रहा है, कोई बनाया जा रहा है क्या, कोई कुछ ऐसा सिंदूर के नाम पर, तो वो अलग बात है। तो जो सिंबलिज्म है मौजूदा तंत्र का, मौजूदा राजनीतिक जो सत्ताधारी हैं उनका, वो आप देखिए कि पीछे ले जाने का है, वक्त से पीछे जाना। हाँ, लेकिन वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी इतनी ज़बरदस्त है कि वो हावी हो जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने पूरे टेलीविज़न के जरिए, टेलीविज़न एक टूलकिट में कन्वर्ट हो गया है। जो पूरा टीवी चैनल्स हमारे देश के हैं, कहने को टीवी चैनल हैं, लेकिन दरअसल वो टीवी चैनल नहीं है, वो इस मौजूदा सत्ता तंत्र के एक टूलकिट हैं, जो उसके सारे के सारे सोच को, उसके मिजाज को, उसके पूरे दर्शन को वो जनता में इंजेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दे आर नॉट टेलीविज़न, दे आर नो मोर मीडिया। मैं तो मीडिया मानता ही नहीं उनको, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इसके बावजूद भी अंग्रेजी के अखबार, क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार, खासकर साउथ के, वे इतनी मुश्किलों के बीच भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सच बोलने
कहीं अगर गलत भी बोलने के लिए दबाव है तो वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि फिर भी पत्रकारिता कहीं ना कहीं भले वो है लेकिन जिंदा है। और यूट्यूब चैनल खासकर जो हैं, और हालांकि उनके अंदर भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं, वेबसाइटें कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। न्यूज़ क्लिक का ही मामला है, आप तो बहुत करीब से जुड़े हैं, आपका सारा कुछ ले गए न्यूज़ क्लिक के मामले में। जितने भी स्टाफ थे सबके कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ ले गए अभी तक उसको। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आपने तो वायर और दोनों जगह पे लंबे समय तक उससे जुड़े रहे, आप वहाँ कार्यक्रम करते रहे। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो सरकारी जो दबाव हैं, इसके बावजूद, और आजकल ये जो डिजिटल मीडिया पर जिस तरह का कानून लाने की कोशिश हो रही है, इससे आने वाले वक्त में क्या विरोध का जो स्वर है अभी जो नज़र आ रहा है वो कम होगा या और बढ़ेगा? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि अगर समाज में विरोध का स्वर या आलोचना का स्वर बढ़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा मीडिया में भी, खासकर जिसको आप लोग अल्टरनेटिव मीडिया कहते हैं। लेकिन अगर जनता में, समाज में कमज़ोर पड़ेगा, वो आवाज़ें कमज़ोर पड़ेंगी, तो जो अल्टरनेटिव मीडिया है वो भी कमज़ोर पड़ेगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है इसलिए टिकने की कोशिश कर रहा है या दुस्साहस कर रहा है विद इन द कोर्ट, तो इसलिए कर रहा है कि उसको लगता है कि जनता उसको सुन रही है, जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है। और ये जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं लोकतंत्र पर आधारित है। ये अलग बात है कि लोकतंत्र का जो इंडेक्स है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया है, बहुत ही बुरी हालत है हमारी डेमोक्रेसी की। हमें कहा जा रहा है फ्लॉड डेमोक्रेसी, यानी हम विकृत लोकतंत्र में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हमारा जो इंडेक्स प्रेस फ्रीडम का है, आप देखिए वो बहुत बुरी तरह गिरा हुआ है, 151 या 159 कुछ इस तरह का है, मैं इस समय बोल रहा हूँ। तो और इसके पहले और भी ख़राब था, इधर थोड़ा सुधरा है, लेकिन फिर भी दुनिया के अनेक मुल्कों से बहुत पीछे है, 180 मुल्कों की सूची में। तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी जैसे जैसे मौजूदा जो सत्ताधारी लोग हैं, या तो वो अपने को बदलें, और नहीं तो समाज अगर खड़ा होगा तो उनको बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग खड़े होंगे, अल्टरनेटिव आवाज़ें खड़ी होंगी। ये एक बहुत ही द्वंद्वात्मक रिश्ता है, क्योंकि मीडिया क्या है? मीडिया की ताकत कहाँ से आती है? समाज से आती है। और मालिकान जो हैं, जो एक सुर में बोल रहे हैं, वो अलग अलग सुर में बोलना शुरू कर देंगे अगर समाज में जागृति आ जाएगी तो। देखिए, अमेरिका भारत से ज़्यादा पूंजीवादी है, हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो 2-4 बड़े कारपोरेट घराने हैं जो सत्ता के सबसे प्यारे हैं, और उनसे मिलकर के सत्ता सब काम कर रही है। लेकिन अमेरिका में तो बहुत सारे कारपोरेट हैं, बड़े बड़े घराने, लेकिन फिर भी वहाँ मीडिया ट्रंप से क्यों नहीं डरता, बाइडेन से क्यों नहीं डरता? इसलिए नहीं डरता कि वो कारपोरेट में भी डाइवर्सिटी है। एक कारपोरेट कुछ कहता है, दूसरा कारपोरेट कुछ कहता है। अभी आप एलन मस्क को ले लीजिए, कभी क्या कह रहा था, अभी क्या कह रहा है वो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसके बारे में क्या, और वो क्या कह रहा है कि हम ना होते तो ये चुनाव जीत नहीं पाते, ये भी कह रहा है आज। तो मेरा यही कहना है कि अगर हमारे कारपोरेट में, हमारे टॉप की पोजीशन में जो सोसाइटी में लोग हैं, उनके अंदर अगर डाइवर्सिटी बची रहेगी तो हमारी आज़ादी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे मीडिया के लिए वो बहुत ही सुखद होगा। चलिए, आपने बहुत गंभीर बातें कही हैं, और निश्चित रूप से हम इस पॉडकास्ट में ना थोड़ा गंभीरता से भी थोड़ा अलग हटते हैं। जैसे मान लीजिए, आप एक व्यक्ति के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे तो आपकी जो सोच और जो चिंतन है वो है ही, लेकिन एक निजी जीवन में आपके और भी इंटरेस्ट बहुत सारे होंगे। गाने सुनते होंगे, हाँ, और फिल्में देखते होंगे। क्या लगता है कि कौन सी फिल्में आपको पसंद आती हैं? देखिए, वर्षों मैंने मुझे याद नहीं है कि मैं सिनेमा हॉल में मैंने फिल्म कश्मीर पर देखी थी बहुत पहले। मैं नाम भी बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छी फिल्म थी, ये मुझे कह सकता हूँ, बहुत अच्छी कश्मीर पर फिल्म थी। एक मैंने फिल्म देखी थी अमेरिकन मीडिया को लेकर, वो बहुत ही मशहूर कहानी है कि मैं फिर नाम भूल रहा हूँ, मैं थोड़ा इस समय मेमोरी लॉस भी हो रहा है। तो एक वो फिल्म देखी थी मीडिया पर मैंने, इस तरह से कुछ फिल्में देखी हैं। वो भी तो फिल्म कहीं ना कहीं कुछ गंभीर ही फिल्म आपने देखी। हाँ, और कई बार मेरे बेटे या बेटी जैसे आती है, जहाँ नौकरी करती है वहाँ से आती है जब यहाँ, तो कई बार वो भी लगाते हैं फिल्में कोई ऐप पे, तो कभी कभी मैं देख लेता हूँ। लेकिन मेरा जो सबसे हॉबी या जो भी आप कहिए, अदर देन राइटिंग एंड
ब्रॉडकास्टिंग। तो वो जो है यात्रा है, मैं यात्राएं बहुत करता हूँ और सफ़र मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि सबसे प्यारी चीज़ है। और आपके सफ़र का ही वो नतीजा है कि इतनी सारी किताबें जो आपने लिखी हैं उसमें ज़्यादातर आपके सफ़रनामे अनुभव हैं। हाँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ अंधेरा है वो मेरी यात्राओं में जब मैं यात्राओं से गुजरता हूँ तो मेरा वो अंधेरा छंटता है और मुझे रोशनी मिलती है। मैं लोगों से मिलता हूँ, नई दुनिया देखता हूँ, नई चिड़िया देखता हूँ, नए आकाश देखता हूँ, नए पेड़ पौधे देखता हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ। तो कैसा आपको जो समाज में अभी आप जब चर्चा कर रहे हैं, समाज में क्या दिखाई पड़ता है कि आपको कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है कि हाँ, या जिस तरह से लोग हाँके जा रहे हैं उसी तरह से अभी हाँकते चले जाएंगे? देखिए, व्यवस्था को लेकर मैं भारतीय समाज की अगर बात कहूँ तो एक परंपरावादी समाज है। इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये बड़ा जीवंत भी है। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बात मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी स्थिरता भी है और बहुत सारी जीवंतता भी है, दोनों एक साथ है। तो कहीं टूटती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है, और टूटती हैं तो विस्फोटक रूप लेती हैं और बहुत सुंदर भी रूप कई बार लेती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी उभार है दक्षिण पंथ का या लोकतंत्र को न पसंद करने वाले लोगों का एक विस्फोटक उभार जो दिखाई दे रहा है, ये मैं नहीं समझता कि स्थायी है। और मैं आशावादी हूँ, क्योंकि लोग निराश होंगे एक दिन, क्योंकि आप अगर जनता के प्रति कमिटमेंट आपका नहीं है, उनकी भलाई के लिए आपका कमिटमेंट नहीं है, तो कितने दिनों तक लोगों को छल करके, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कितने दिनों तक आप सस्टेन करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि अपर कास्ट के लोग हों, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, ओबीसी हों, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के हों, सब लोग समझेंगे इस चीज़ को और उनको लगेगा कि हमें कुछ सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए और अपने समाज के लिए। निश्चित रूप से ये एक बहुत आपने आशा से भरी बात कही, और निश्चित रूप से हम सब लोगों को एक बेहतर समाज की जो हम कल्पना करते हैं और उसके सपने देखते हैं, ये उम्मीद तो जगाती है। आज का जो पूरा सिस्टम है बेशक कई बार निराशा पैदा करता है, कई बार हताशा लगती है कि जैसे कि अब कुछ होगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो आज के दौर में भी सक्रिय भी हैं और बदलाव के लिए कोशिश भी कर रही हैं। आप हमारे साथ हैं उर्मिलेश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें कहीं और हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से यह बातचीत अच्छी लगी होगी आपको। और अपने इस बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसा लगा आपको, ज़रूर बताइएगा। और इस पॉडकास्ट के साथ आप जुड़े रहिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत धन्यवाद उर्मिलेश जी आपका हमारे साथ आने के लिए, और समीरात्मक जी भी बहुत बहुत शुक्रिया।